हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 23 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में कि क्या एग्जैक्टली होता है रिएक्ट जेएस। ठीक है, आजकल आप देखोगे तो रिएक्ट जेएस का बहुत ही जगह अलग अलग जगह पे आप नाम सुनते होंगे। ठीक है, लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करोगे या फिर नौकरी.com या फिर ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करो, रिएक्ट डेवलपर की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आज हम रिएक्ट जेएस को ही हम सीखने वाले हैं। तो अपना जो ये वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, फंडामेंटल्स हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, रिएक्ट जेएस एग्जैक्टली क्या है वो सब हम देखने वाले हैं। राइट, तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। रिएक्ट जेएस जो होता है, ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम अपनी ये रिएक्ट जेएस की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्ट जेएस होता है वो क्या होता है, देखो रिएक्ट जेएस क्या है, एक तरह की लाइब्रेरी है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेसेस, जिसको हम यूआई भी बोलते हैं, वो हम बना सकते हैं। अब रिएक्ट जेएस क्या करता है कि वो हेल्प करता है हमें ऐसे यूआई बनाने के लिए, ठीक है, जो रीयूजेबल हो। और ये जो रीयूजेबल चीजें हैं, जो ये रीयूजेबल पीसीस है, उसी को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब रिएक्ट जेएस अगर आप मानो, ठीक है, तो वो एक तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है, और उसके अंदर हम एक चीज है जिसका नाम है वर्चुअल डॉम। ठीक है, तो उसका हम यूज करते हैं। वैसे तो डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे कि आपका जो HTML का आप अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, आपका जो भी वेब पेज है, जब भी किसी ब्राउजर के अंदर रेंडर होता है, तो वो क्या करता है, बिहाइंड द सीन एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। तो वो भी हम देखेंगे कि अभी वो क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी के टाइम के हिसाब से जो डेवलपर्स है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस है जिससे आप यूआई वगैरह क्रिएट कर सकते हो, बट ज्यादातर डेवलपर्स रिएक्ट को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स मतलब कि अगर आपने एक बार कोई एक कंपोनेंट आपने वीकेंड से लिख दिया, उसको आपने डिजाइन कर दिया, तो फिर उसी कंपोनेंट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, ज्यादातर कंपोनेंट्स को रेंडर करवा सकते हो। ये सब मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ। इसका रीच इकोसिस्टम है, मतलब रिएक्ट के अंदर ही हम राउटर से क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो रूट्स होते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग कंपोनेंट के जो स्टेट होते हैं, क्लिक हुआ, ठीक है, किसी ने उस पर हुवर किया, तो ये जो अलग अलग स्टेट है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। और रिएक्ट के अंदर ही हमें बहुत बड़ी एक यूआई किट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इसका वर्चुअल डॉम की वजह से इसका जो रेंडरिंग है रिएक्ट से वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इसीलिए अभी आप देखोगे तो रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से रिएक्ट जेएस सबसे डिमांड में चल रही है। और अगर आप इसको सीखोगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से आपका जो करियर है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर या फिर ऐप डेवलपमेंट के अंदर बना सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बार रिएक्ट सीख जाते हो तो उससे एक दूसरी अपनी एक वीकेंड से आप फ्रेमवर्क मानो या जो भी मानो, ठीक है, तो एक रिएक्ट नेटिव करके एक चीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हो। और जब भी आप रिएक्ट नेटिव से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो वो एंड्रॉइड यूजर के लिए भी चलेगी और iOS यूजर के लिए भी चलेगी। तो आपको दोनों ओएस के लिए कोड बेस जो है वो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही कोड बेस पे ये जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो दोनों ओएस पे रन होगी। तो इसीलिए जो डेवलपर्स है अभी रिएक्ट को बहुत ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि रिएक्ट जेएस कैसे डिफरेंट है अपना जो नॉर्मल बेसिक वेनिला जावास्क्रिप्ट था उससे, वो कैसे डिफरेंट है। जैसे अगर आप देखो तो वेनिला जावास्क्रिप्ट में क्या है कि हर एक चीज हमें मैन्युअली करनी पड़ती है। और जब हम मैन्युअली वीकेंड से कोई भी कंपोनेंट वहां पे कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं वेनिला जेएस की हेल्प से, तो क्या होता है कि आपका जो डॉम होता है वो फिर से पूरा री रेंडर होता है। वो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, और जो वेनिला जावास्क्रिप्ट है उसमें भी बहुत सारे, अभी थोड़े मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट को लाया गया। ठीक है, जैसे रिएक्ट है तो आप उसको मतलब आप वीकेंड से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, यूआई को एज अ फंक्शन आप डिस्क्राइब कर सकते हो और उसी फंक्शन को आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि चलो ये देखते हैं कि भाई रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें, थोड़ा थोड़ा क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको HTML और CSS का बेसिक्स आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट पे थोड़े बहुत फंडामेंटल्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत ES6 के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आने चाहिए। एरो फंक्शंस क्या होता है, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड, रेस्ट। अगर ये सब आपको अभी तक नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक पे प्लेलिस्ट बना रखी है एंड फुल कोर्सेज भी है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे भी है, Node.js एंड MongoDB पे है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं किया तो मैं आपको वीकेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देख लो एक बार, आपके जो कॉन्सेप्ट है बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो आप क्लियर करो और उसके बाद आप रिएक्ट पे आओ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमें रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्राउजर पे आज चले आते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है W3 स्कूल, और आपने ये वेबसाइट का बहुत ही बार नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत ही पहले से ये नाम सुना होगा, और ये वेबसाइट को मैं रेकमेंड भी करता हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी डेवलपर को उसका एज अ बिगिनर उसको अगर कुछ भी सीखना है तो वो यहीं पे सीख सकता है, क्योंकि यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही डेवलपर फ्रेंडली है, ठीक है, मतलब बिगिनर फ्रेंडली है कि आप यहाँ से बिगिनर में अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप यहाँ से जो वी कैन से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो जब भी मैं यहाँ पे कोई चीज पे क्लिक करूंगा, जैसे देखो अगर मुझे यहाँ समझो कि यहाँ पे रिएक्ट ही सीखना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर आके मैं रिएक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखना ये क्या करेगा, पूरे पेज को फिर से रिफ्रेश करेगा। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये पूरा पेज यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखना ये पूरा पेज जो होगा वो फिर से रीरन होगा। अगर मैं जावा सीखना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं PHP सीखना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ भी सी शार्प या बूटस्ट्रैप सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ भी सीखना यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पेज जो है वो रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या है, देखो अब अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं वर्चुअल डॉम एंड डॉम का, तो सिंपल मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली डॉम क्या होता है एंड वर्चुअल डॉम क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं डॉम एंड वर्चुअल डॉम के बारे में, तो जैसे देखो कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो जो पर्टिकुलर चीज है वो एक डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है, राइट। वो डॉक्यूमेंट का एक रूट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल समझो अपना HTML अपना रूट एलिमेंट है। अब रूट एलिमेंट के अंदर दो चीजें होती है, एक हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप हेड टैग के अंदर टाइटल रखते हो, टाइटल के अंदर फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो, समझो पी आपने पैराग्राफ एक टैग लेके रखा है। वैसे ही यहाँ पे आपके पास बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने यहाँ पे पैराग्राफ रखा है, उसके अंदर आपने क्लास रखा है, टेक्स्ट रखा है, कुछ भी। अब समझो कि यहाँ पे वीकेंड से क्या हो रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको बॉडी के अंदर समझो कि ये एंकर टैग है या फिर ये पी टैग है, दोनों में से किसी एक टैग को क्या करना है आपको यहाँ पे वीकेंड से चेंज करना है, ठीक है। तो अगर उसको अगर आपको चेंज करना है, ओके, तो आप क्या करोगे कि ये पी टैग के अंदर का अभी ये जो टैक्स है विच इज व्हाट इज डॉम, रुको अभी 2 मिनट में यहाँ पे थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ। जैसे समझो कि आपको ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, ये टेक्स्ट को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द डॉम, उसी जगह पे आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ऐसा कुछ आपको लिखना है। तो ये पी टैग को आप क्या करोगे, ये पी टैग को आप क्या करोगे, चेंज करोगे, इसका कंटेंट चेंज करोगे। तो जब इसका कंटेंट चेंज करने के बाद आप अपने कोड को सेव करते हो, और फिर से जब आपकी जो ये जो वेबसाइट है, जब आपके वीकेंड से यहाँ पे ब्राउजर में जब रन होगी, तो ये क्या करेगा, फिर से स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट को पहले रेंडर करेगा, उसके बाद उसका जो रूट एलिमेंट है उसको रेंडर करेगा, बॉडी को रेंडर करेगा, एंड बॉडी को रेंडर करने के बाद पी टैग को रेंडर करेगा फिर से। तो ये तो क्या हुआ कि हर बार अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि पूरा ये जो डॉम है आपका वो पूरा रेंडर हो रहा है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी अगर आपकी बहुत ही बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर आप बहुत सारी यूजर इंटरेक्टिविटी रख रहे हो, या फिर आप बहुत सारी फंक्शनलिटी फीचर्स अगर रख रहे हो, तो उसमें अगर समझो कि आप एक छोटी सी चीज भी अगर चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए अगर पूरा आपका ये जो आर्किटेक्चर है, समझो आपका ये जो डॉम है, ठीक है, अगर ये पूरा फिर से रेंडर होता है हर बार, ठीक है, तो ये तो फिर थोड़ा लोड हो जाएगा ना आपके वीकेंड से ब्राउजर पे, आपके नेटवर्क पे आपके लोड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट क्या करता है, वो वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है, ये जो आपका ओरिजिनल डॉम है, ठीक है, उसी का ये वर्चुअल डॉम क्या होता है, एक कॉपी होता है, ठीक है। अब ये कॉपी क्या करता है, समझो जैसे ये पूरा जब भी कोई एलिमेंट आप चेंज करते हो तो ये हर बार क्या करेगा, री रेंडर करेगा पूरे डॉम को। बट वर्चुअल डॉम क्या करता है, समझो कि अगर आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे जैसे एक अपना एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर समझो यहाँ पे एक टैक्स है लर्न मोर करके, अगर लर्न मोर की जगह पे आप यहाँ पे कुछ और यहाँ पे टैक्स चेंज करते हो, ठीक है, अपने को बस ये वाला एलिमेंट बस चेंज करना है, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा कि इंस्टेड ऑफ री रेंडरिंग द होल वी कैन से डॉम, राइट, कि पूरे डॉम को वी कैन से फिर से री रेंडर करने की जगह पे वो क्या करेगा, बस इतने एलिमेंट को ही रेंडर करेगा। वो डिटेक्ट करेगा कि भाई आपने बस इसमें इसमें चेंज किया है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट कैसे काम करता है, रिएक्ट कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। मतलब कि रिएक्ट के अंदर बॉडी भी एक कंपोनेंट होगा, ये जो पी टैग देख रहे हो वो एक अलग से कंपोनेंट होगा, ये जो एंकर टैग देख रहे हो वो अलग से कंपोनेंट होगा, ये जो आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल ये पी टैग का जो एट्रीब्यूट देख रहे हो, तो ये पूरा जो पी टैग है, ठीक है, वो एक अलग कंपोनेंट होगा, ये एंकर टैग अलग से कंपोनेंट होगा, ऐसे। तो अगर सिर्फ समझो कि आप ये पी टैग के अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, तो बस इतनी ही चीजें क्या होगी, फिर से री रेंडर होगी। बाकी ये सब क्या है, ये सब तो ऑलरेडी पहले से रेंडर था, तो इसको अपना जो रिएक्ट है वो हाथ नहीं लगाएगा। अगर आप बस इतने में चेंज करते हो वो, ठीक है, तो इतना ही फिर से री रेंडर करेगा, पूरा डॉम को वो री रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे W3 स्कूल के बारे में बताया, जब भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से देखो यहाँ पे पूरा पेज फिर से रिफ्रेश हो रहा है।
ठीक है, फिर से वो हर एक कंटेंट को सर्वर से मंगा रहा है, आपके नेटवर्क में आ रही है हर एक चीज, और उसके बाद फिर से आपका पेज जो है वो रेंडर हो रहा है। आप देख भी सकते हो कि ये बिहेवियर आपको कैसा दिखता है। देखो, अगर मैं jQuery, MySQL किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो आपकी वी कैन से वेबसाइट है, ठीक है, वो फिर से रिफ्रेश हो रही है। बट उसी की जगह पे अगर समझो कि यहाँ पे मैं दूसरा आपको एग्जांपल बताऊं फेसबुक का, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने अपना जो फेसबुक है वो ओपन कर लिया है, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे अपने पास ये जो अपना साइड बार है उसके अंदर बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अपना साइड बार है और बीच में अपना कंटेंट है, ठीक है। अब समझो कि फेसबुक के अंदर यहाँ पे आपको कोई नोटिफिकेशन आई, किसी ने आपको वी कैन से रिक्वेस्ट भेजा या फिर मैसेज किया, आपकी पोस्ट लाइक की, तो कोई भी नोटिफिकेशन समझो यहाँ पे आई। तो जब ये फॉर एग्जांपल अभी इसका जो वीकेंड से आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट, अभी उसका काउंट कितना है, 14 है। तो 14 की जगह पे अगर समझो कि कोई आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि समवन इज लाइक योर पोस्ट, ऐसा कुछ करके यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो क्या है कि अब जब यहाँ पे ये 15 हो रहा है, ये कंपोनेंट का स्टेट चेंज हो रहा है, ये कंपोनेंट की वैल्यू जब चेंज हो रही है, तो जो फेसबुक है क्या करेगा, ये पूरे वेबसाइट को, अभी तक आपने जो भी आपने आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके जो भी विजिट किया है, ठीक है, या फिर आपने जो भी यहाँ पे रेंडर किया है, तो उसको फिर से रेंडर करने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, बस इतने ही ऑब्जेक्ट को, मतलब इतने ही कंपोनेंट को, ये जो आपका नोटिफिकेशन वाला कंपोनेंट है, बस उसी को अपडेट करेगा ना। ये अगर समझो कि जब जब यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर चेंज हो रही है, यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन का काउंट बढ़ रहा है, तो अगर तब तब ये पूरे, अगर ये पूरे वेबसाइट को अगर वो चेंज करने लगे, तो फिर वो कितना लोड हो जाएगा वहां पे, ठीक है, कि हर बार अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, आपका पूरा वेबसाइट जो है वो फिर से रेंडर हो रहा है, फिर से वो नेटवर्क पे जाके रिक्वेस्ट करके वो पेज को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये तो बहुत ही वीकेंड से थोड़ी लोड वाली चीज हो जाएगी ना, ठीक है। और रिएक्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर एक फॉलो करता है, ठीक है। तो जैसे समझो कि आपने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, ठीक है, ये समझो कि ये पोस्ट वाला कंपोनेंट है, अपने पास ये पोस्ट वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे यूजर का प्रोफाइल आएगा, यहाँ पे यूजर का नाम आएगा, यहाँ पे 3 डॉट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने जो भी कुछ कैप्शन लिखा होगा वो आएगा, इसके अंदर यहाँ पे कुछ उसने इमेज वगैरह कुछ अपलोड किया है तो वो आपको दिखेगा। नीचे आपको यहाँ पे लाइक, कमेंट और शेयर करने के ऑप्शंस है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल, देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे जितने चाहे उतने यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज आ रही है। तो अब क्या हर बार मैं हर यूजर के लिए क्या ये कंपोनेंट जो है वो हर बार क्या मैं अलग बनाऊंगा, नहीं ना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बस ये कंपोनेंट मैंने बना दिया, और जब भी ये रेंडर कर रहा है, री रेंडर कर रहा है, तो बस अलग इंफॉर्मेशन के साथ री रेंडर कर रहा है, ठीक है, अलग नाम के साथ, अलग इमेज के साथ वो क्या कर रहा है, री रेंडर कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये कंपोनेंट हमने एक बार, ये कंपोनेंट हमने बना दिया, तो फिर उसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट जो है आपको यही सारी फंक्शनलिटी देता है, और इसी सारी फंक्शनलिटी की वजह से फेसबुक ने ही उसको, आप फेसबुक बोलो या फिर मेटा बोलो, फेसबुक के और मेटा के ही एक डेवलपर ने रिएक्ट को बनाया था, ठीक है। क्योंकि फेसबुक के अंदर ही ये पहले सबसे प्रॉब्लम थी कि जब भी यूजर यहाँ पे नोटिफिकेशन उसको आता है या फिर मैसेज आता है, तो पूरा वेबसाइट जो है वो ब्राउजर के अंदर रेंडर हो रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेटा या फिर आप फेसबुक बोलो, दोनों एक ही चीज है, राइट, उसी के एक डेवलपर ने ये रिएक्ट को बनाया है। तो आई होप कि आपको ये डॉम एंड वर्चुअल डॉम के बारे में पता चला होगा। आपको ये जो एग्जांपल मैंने W3 स्कूल के बारे में दिया या फिर ये जो फेसबुक के बारे में दिया, उसके बारे में आपको पता चला होगा, राइट। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, कि अभी तो हमने प्री रिक्विजिट देख लिया, रिएक्ट क्या होता है हमने वो भी समझ लिया, ठीक है। तो अभी हम रिएक्ट को इंस्टॉल करके देखते हैं अपने VS कोड की हेल्प से। हम उसको उसका एक प्रोजेक्ट फोल्डर जो होता है वो सब बना के देखते हैं, और देखते हैं कि एग्जैक्टली रिएक्ट को आप वीकेंड से क्या कर सकते हो, वीकेंड से उसका सेटअप कैसे कर सकते हो, ठीक है, उसको आप यूज कैसे कर सकते हो, तो वो देखते हैं। तो चलो हम चले आते हैं अपने VS कोड पे। ओके, तो यहाँ पे आके देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है रिएक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, वीकेंड से index.html करके मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, index.html, ठीक है। और दूसरी जो फाइल है मैं यहाँ पे बनाऊंगा script.js, या फिर आप man.js भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं man.js फाइल बना लेता हूँ। अब ये जो अपना index.html है उसमें अपना जो बॉयलर प्लेट है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ओके चलो, तो ये अपना कोड यहाँ पे आ चुका है, और आप ये कोड को आप देख भी सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बस थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ तो आपको ये पूरा कोड दिखे, ठीक है। और अभी मैं अपने man.js में कुछ कर नहीं रहा, बस ये man.js को यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने man.js को इंक्लूड कर लिया है। सिंपल सी बात है, हमने इतना किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे भी किया है फिलहाल। ओके चलो, तो अभी React.js को अगर आपको इंक्लूड करना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि React.js क्या है, एक तरह की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो एक तरह की अगर वो लाइब्रेरी है, तो जैसे बूटस्ट्रैप हो गया,
अलग अलग अपनी जो CSS की जो लाइब्रेरीज है, तो उसको आप कैसे ऐड करते हो, CDN से, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फुल फॉर्म होता है CDN का। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको वीकेंड से रिएक्ट का जो ओरिजिनल सेटअप है वो अभी नहीं दिखा रहा, जस्ट हम इसके बाद उसका ओरिजिनल सेटअप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ CDN से आप कैसे उसको वीकेंड से इंक्लूड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मुझे आपको थोड़े एडवांस टॉपिक भी बताना है कि अगर आपको समझो कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी डेवलपर उसके कोड को वीकेंड से ले सकता है, उसमें कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, और अपने हिसाब से उसको जैसे यूज करना है वो कर सकता है, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, ठीक है, और यहाँ पे आके ये जो फेसबुक है, MySQL है, वो सब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये जो भी है वो भी मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी हम फिलहाल अभी रिएक्ट पे है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करो फॉर एग्जांपल रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च किया रिएक्ट जेएस CDN, ऐसा कुछ आप सर्च करो। आप जैसे एंटर हिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको जो ये लिंक मिलेगी, ठीक है, जो ये legacy.reactjs.org करके, तो आप उस पर क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। तो ये रिएक्ट डॉम क्या है, जो अभी हमने बात किया कि वो वर्चुअल एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब एक डॉम क्रिएट करेगा। तो ये रिएक्ट डॉम उसी वर्चुअल मॉडल वर्चुअल डॉम को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, ये जो दोनों स्क्रिप्ट वाले टैग है आप उसको यहाँ से ले लो, ठीक है, और ये दोनों स्क्रिप्ट को आप क्या करो, कॉपी करके अपना जो हेड पार्ट है उसके अंदर इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे आके ये टाइटल के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये दोनों टैग को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, दोनों स्क्रिप्ट को, ठीक है। और इसका जो टाइटल है मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस, हम ऐसा कुछ टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, चलो, तो ये अपना हो चुका है, ये भी अपना हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना जो index.html फाइल है उसको मैं यहाँ पे गो लाइव सर्वर से रन कर लूंगा, ठीक है। और अपने ब्राउजर में जाके इसको हम अभी क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है गाइस, रिएक्ट बहुत ही इजी चीज है। अगर आप इसको वीकेंड से ध्यान देके एक ही बार पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो अपना जो पेज है, ओके, हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक H1 टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्माइली ले लेते हैं, ओके, तो ऐसा कुछ स्माइली ले लेते हैं अपन, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हेलो फ्रॉम रिएक्ट आ चुका है। और एक और चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे, स्टाइल करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्योंकि आपको गाइस तकलीफ ना हो, आपको देखने में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ब्लैक कर लेंगे और इसका जो अंदर का टेक्स्ट का कलर रहेगा उसको हम यहाँ पे वीकेंड से वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम आज चले आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो फ्रॉम रिएक्ट आ चुका है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इंस्पेक्ट में, और इसको भी मैं थोड़ा ऐसा वीकेंड से बड़ा कर लेता हूँ, टैबलेट की साइज का हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, डाउनलोड द रिएक्ट डेवलपर टूल्स फॉर द बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, राइट। तो आप क्या करो कि जब भी आप रिएक्ट को अगर यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक रिएक्ट का वीकेंड से क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, रिएक्ट डेव टूल्स करके एक एक्सटेंशन है, आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब भी आपको रिएक्ट से कुछ भी वीकेंड से मैनिपुलेट करना है, आपको ट्राई एंड टेस्टिंग करना है, डिबगिंग करना है, तो उसके लिए जो डेवलपर टूल्स है आपको बहुत ही हेल्प में आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इंस्टॉल फॉर क्रोम करो, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करो, ऐड टू, मैं ब्रेव यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐड टू ब्रेव करके मैं यहाँ पे ऐड जो अपना एक्सटेंशन है वो उसको मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सटेंशन जो है वो मेरा ऐड हो चुका है, तो ये भी आप कर लेना। जैसे आप ये कर लोगे, ठीक है, जैसे आप ये कर लोगे तो आपका ये जो अभी वार्निंग आ रही थी, एक बार आप रिफ्रेश करो पेज को, तो ये जो वार्निंग आ रही थी चली जाएगी। अभी हमने दो चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया है अपने HTML पेज में, एक है अपना रिएक्ट और एक है अपना रिएक्ट डॉम। कहाँ से किया है, यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखा है, रिएक्ट डेवलपमेंट डॉट जेएस, देखो आप यहाँ पे लिखा है रिएक्ट डेवलपमेंट डॉट जेएस और दूसरा लिखा है रिएक्ट डॉम डॉट डेवलपमेंट डॉट जेएस। तो हमने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट को एक बार एंटर करो, ठीक है, ओके। मैंने बस आर ही लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब पहले कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट, ठीक है। और रिएक्ट को लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा, तो आप यहाँ पे देखो रिएक्ट के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। चिल्ड्रन मिलता है, कंपोनेंट मिलता है, प्रोफाइलर फ्रेगमेंट, आप देखोगे यहाँ पे क्लोन एलिमेंट, क्रिएट कंटेक्स्ट, क्रिएट एलिमेंट। अगर आप क्रिएट एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, हम इसी को यूज करते हैं हमेशा, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। जिसके अंदर अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये सारी देखो, अभी जब भी हमें कोई कंपोनेंट या एलिमेंट क्रिएट करना है यूजिंग रिएक्ट, तो हम इसी का यूज करेंगे। और जब इसका यूज करते हैं तो ये क्या लेता है,
ठीक है, ये लेता है टाइप, मतलब कौन सा एलिमेंट आपको क्रिएट करना है। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज, वो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली क्या होती है। और उसके बाद वो लेता है चिल्ड्रन, तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि ये क्रिएट एलिमेंट क्या है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी मेथड जो है वो रिएक्ट आपको देता है, और इसका कोड भी बहुत ही ईजी है। रिएक्ट का जो कोड है, ठीक है, मतलब रिएक्ट जो लाइब्रेरी है उसका जो पूरा कोड है, आपको क्या लगता होगा कि रिएक्ट का जो कोड है पूरा कितना बड़ा होगा। ठीक है, जो रिएक्ट है लाइब्रेरी, ठीक है, उसका जो कोड है वो बस 3 to 3.5 thousand के आसपास लाइंस ऑफ कोड है, मतलब 3000 लाइंस ऑफ कोड है। ठीक है, और उसी के अंदर आपका रिएक्ट का पूरा कोड आ जाता है। अब ये क्या बोल दिया भैया आपने, जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर करके दिखाऊंगा तभी आप मेरे पे भरोसा करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने वीएस कोड पे वापस आता हूँ, या फिर आप यहाँ पे ही जाओ और ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो आप लिंक देख रहे हो HTTP और ये अनपैकेज वाली, आप ये बस ये लिंक को कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके उसको पेस्ट करो, एंटर हिट करो। जैसे आप एंटर हिट करोगे, ये देखो यहाँ पे ये कोड उसका आ चुका है, पूरा रिएक्ट का पूरा कोड यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो अगर ये पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरे कोड को यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने VS कोड में चला आता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से react.js, ऐसे मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, या फिर रिएक्ट करके मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, R को कैपिटल कर लेते हैं, react.js। ठीक है, तो react.js करके मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ये फाइल बन चुकी है और यहाँ पे आके वो कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 3343 है, और इतने में ही आपका जो पूरा रिएक्ट है पूरा आ जाता है। आप देखो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट 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 जो है वो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये एक्सपोर्ट क्या है। ठीक है, वो भी हम आपको अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, कि ये एक्सपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट अपना ES6 जो है जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट अपनी वैनिला जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल्स बना सकते हो और मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में आप क्या कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। बट आपने देख लिया ये कोड हमने कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, और ये क्या था, अपना पूरा रिएक्ट का। ठीक है, अपना पूरा रिएक्ट इसी में आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे रिएक्ट डॉम भी, इसका भी अगर आप देखोगे कोड कितना है, तो आप इसको कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो, एंटर हिट करो, तो ये पूरा कोड है रिएक्ट डॉम का। तो इसको अगर आप कॉपी करके VS कोड में आके यहाँ पे आप क्या करो, एक रिएक्ट डॉम, रिएक्ट मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल react_dom.js, तो ये इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका जो टोटल लाइन है वो कितना है, ओके 29,924, तो ये 30,000 के आसपास इसका कोड है। ठीक है, तो रिएक्ट जो लाइब्रेरी है वो तो बस 3000 लाइंस ऑफ कोड के अंदर ही आ जाती है। रिएक्ट डॉम जो है वो थोड़ा, आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्ट डॉम, ठीक है, उसका थोड़ा यहाँ पे कोड जो है वो ज्यादा है, 30,000 लाइन के आसपास का कोड है, राइट। तो ये दोनों फाइल को आप यहाँ पे रख सकते हो। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टू स्क्रिप्ट टैग्स, ये दोनों स्क्रिप्ट टैग को अभी अगर समझो कि आपको ये CDN नहीं यूज करना है, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको ये दोनों को अगर आपको नहीं यूज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हमने अभी ये जो react.js फाइल बनाई, ठीक है, और दूसरी बार में ले लेता हूँ यहाँ पे script.src, और ये जो अपना react_dom.js हमने बनाया, ठीक है, तब भी अपना जो रिएक्ट है अपने प्रोजेक्ट में काम करेगा। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो फिर से हम ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों को मैं अभी बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं। और अगर यहाँ पे मैं फिर से आके फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्ट लिखता हूँ, देखो तो मैं रिएक्ट की सारी चीजें जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे लिखा भी है कि सीक्रेट इंटरनल्स डू नॉट यूज और यू विल बी फायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज है जो रिएक्ट डेवलपर ने बोली है कि भाई तुम इसको छेड़खानी मत करो, नहीं तो तुमको ये फायर कर देंगे। तो वो उन्होंने लिख के रखा है। अपने को बस इतनी जो चीजें है वही बस काम की है। देखो इसमें भी वी कैन से यूज इफेक्ट एंड देन यूज रिड्यूसर, यूज स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगी। अपन अभी दिखेंगे क्रिएट एलिमेंट के बारे में। ठीक है, ओके चलो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पे मैं एक वी कैन से एक मॉड्यूल डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, module.js बनाता हूँ। वे module.js क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक फंक्शन, और वो फंक्शन का नाम है फॉर एग्जांपल हेलो। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, एक चीज रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या करता है, console.log करता है। ठीक है, console.log में वो क्या करता है, हेलो आई एम फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
या फिर आप यहाँ पे कुछ और रिटर्न करना चाहो तो भी आप रिटर्न कर सकते हो, अगर आप रिटर्न करना चाहो तो। नहीं तो आप सीधा यहाँ पे क्या करो, ठीक है, ये जो अपना index.html फाइल है यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे ये जो आपकी स्क्रिप्ट है उसका आपको टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाए तो आई होप कि इस बार कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम हेलो। देख लेते एक बार। ओके तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम थी। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि अपने को अपना ये जो index.html फाइल है उसके अंदर जाके हमें एक और जो वी कैन से एक चीज पास करनी थी, वो मैंने ऑलरेडी पास कर दी है, ठीक है। और अपने को एक और चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चले आते हैं हम अपने VS कोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे index.html में आपको क्या करना था, बस यहाँ पे टाइप दे दो, आपकी जो भी स्क्रिप्ट टैग है उसका आप यहाँ पे टाइप दे दो कि अपना ये जो टाइप है वो मॉड्यूल है। दूसरा, आप अपने मॉड्यूल JS में जाओ और ये सिंटेक्स की जगह पे आप क्या करो, ये फंक्शन को ही आप यहाँ पे क्या करो, एक्सपोर्ट लिख दो, ठीक है। अब अगर हम अपने वी कैन से ब्राउजर पे जाए और आप देख सकते हो यहाँ पे अपना वी कैन से जो आउटपुट है वो आ चुका है, हेलो आई एम फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल और एक्सपोर्ट है वो ऐसे काम करते हैं। आप अभी आप क्या कर सकते हो, फिर से आप VS कोड पे आ जाओ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक दूसरा एक फंक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ वी कैन से यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू पास कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log हम करते हैं और console.log के अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं वी कैन से हेलो और जो भी यूजर का नाम होगा तो वो नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो नेम और उसके बाद वी कैन से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वी कैन से वेलकम टू दिस वर्ड, राइट, या फिर वेलकम टू दिस कोर्स, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉट। ओके तो हमने ये बस कर रहे हैं। अब इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, man.js में जाओ और यहाँ पे आप हेलो के बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आप यूजर को भी ले लो और यहाँ पे जब भी आप यूजर को कॉल कर रहे हो उसके अंदर आपको जो भी नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ अजय सोलंकी, ठीक है। तो अगर हम इसको सेव करके अगर मैं फिर से अपने ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे आ चुका है, हेलो अजय सोलंकी वेलकम टू दिस कोर्स, ठीक है। तो ऐसे जो है आपके से मॉड्यूल जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब ये समझो कि यही आपका कंपोनेंट था और ये जो आपने उसके अंदर पास किया उसी को प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं रिएक्ट की लैंग्वेज में। बट अभी हम उसके बारे में डिटेल में देखने वाले कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि अगर ये फंक्शन को मैं जितनी भी बार यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँ और यहाँ पे हर बार फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैं ये जो वैल्यूज है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमित लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वी कैन से समीर लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं निधि लिख देता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे 4 बार ये जो यूजर का फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे क्या है वी कैन से कॉल किया और हर बार अलग वैल्यू पास की। आप ब्राउजर में जाओगे तो हर बार देखो, हेलो अजय सोलंकी वेलकम टू दिस कोर्स, हेलो अमित वेलकम टू दिस कोर्स, हेलो समीर वेलकम टू दिस कोर्स एंड हेलो निधि वेलकम टू दिस कोर्स। तो ऐसे जो है, ठीक है, वो आपका मॉड्यूल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काम करता है। और अगर आप ये react.js में देखोगे लास्ट में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे देखो export.children, export.component, export.fragment, ठीक है। तो यहाँ पे सब लास्ट को एक्सपोर्ट ही किया है। तो क्या है कि आप जब भी कोई भी रिएक्ट की फाइल बनाओ तो उसके अंदर आप चिल्ड्रन, कंपोनेंट, क्रिएट एलिमेंट, आप क्रिएट एलिमेंट का भी यूज कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अगर जब भी मुझे यहाँ पे कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी कैन से डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे वी कैन से गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक आईडी और अपने index.js में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक div क्रिएट कर देता हूँ इसके बाद, ठीक है। और div हम किससे कौन सा आईडी रखते हैं, हम आईडी रखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर नाम का आईडी हमने लिया है और इसी आईडी को मैं यहाँ पे अपने man.js में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर, लेट कंटेनर इज इक्वल टू, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे भी लिखूंगा फॉर एग्जांपल कंटेनर डॉट वी कैन से, यहाँ पे आप लिखो क्रिएट एलिमेंट, क्या है अपना क्रिएट एलिमेंट, या फिर ओके क्लास नेम क्रिएट चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास नेम बताता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप एलिमेंट डॉट क्लास नेम, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्लास नेम दूँ, तो ये क्लास नेम हम दे देते हैं यहाँ पे। समझो कि मैं इसको क्लास नेम दे रहा हूँ अपना ही नाम अजय, और हम इसको सेव करें। फिर से ब्राउजर में अगर हम जाएंगे, कंटेंट डॉट क्लास नेम इज नॉट अ फंक्शन, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करो, क्लास नेम इज इक्वल टू ऐसे हम दे देते हैं यहाँ पे अजय, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्स देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो ये जो अपना एलिमेंट था div, राइट, उसको एक क्लास मिल चुका है अजय करके। तो ऐसे आप यहाँ पे वी कैन से जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंटेनर, ठीक है, फिर यहाँ पे आप डॉट, यहाँ पे एड इवेंट्स लिस्टनर, ये सब हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे अपेंड चाइल्ड करना है, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड हम करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में यहाँ पे करता हूँ। देखो यही सेम मेथड है अपनी, क्रिएट एलिमेंट, और रिएक्ट में भी हम यही यूज करने वाला है। और हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक S3, ठीक है, या S2, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये S2 को भी क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट S2 इज इक्वल टू दिस, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल S2 डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, आप जो भी लिखो, तो मैं इनर टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, और इनर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी कैन से हेलो दिस इज यूजिंग वी कैन से वैनिला जेएस, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, और ये जो कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड है उसके अंदर यहाँ पे मैं S2 को पास कर देता हूँ। सिंपल सा मैंने चीज किया। अगर अभी आप देखो अपने ब्राउजर में जाके, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुका है, देखो यहाँ पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो वो रेंडर हो चुका है, हेलो दिस इज यूजिंग अ वैनिला जेएस। और अगर आप अभी एक div को ओपन करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो उसके अंदर एक S2 आ चुका है जिसके अंदर लिखा है हेलो दिस इज यूजिंग वैनिला जेएस। तो ये अगर हम करते हैं, अगर हमें नॉर्मल वी कैन से वैनिला जेएस का यूज करके अगर हमें कोई एलिमेंट को क्रिएट करना है, ठीक है, और उसको अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, वी कैन से ऐड करना है, तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। बट रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिएक्ट में क्या होता है, ये सबको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ ये सबको, ठीक है। तो रिएक्ट में क्या होता है, देखो रिएक्ट में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप यहाँ पे क्या करो, वी कैन से एक चीज होती है FCA, ओके, FCA ओके। तो ये एक चीज होती है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना एक मैन फंक्शन बना सकते हो और उसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैन जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और वो जो भी हम करेंगे वो अपने उसके अंदर रेंडर होगा, ठीक है। बट उसके लिए हमें यहाँ पे बस क्या करना है, अभी बस ये सब चीजें जो है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हमने बस यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हमने इतना किया कि हमने ये जो react.js है, ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम वी कैन से react.js। तो हमने यहाँ से बस react.js से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा मैं react डॉट, जैसे ही react डॉट हमने लिखा तो यहाँ पे आना चाहिए था बट अभी नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, ये जो हमने अभी चेंज किया है तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे react डॉट करूँ, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे react डॉट करने के बाद मुझे एक पहला चीज मिलेगा विच इज क्रिएट एलिमेंट। और जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करता हूँ तो ये जो देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक तो इनपुट लिखा, प्रॉपर्टीज, और उसके बाद वो चिल्ड्रन लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप लिख रहा हूँ और यहाँ पे H1 या फिर H2, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा कर रहा हूँ, आपको सेकंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज देनी है, अभी मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं दे रहा, अगर आपको देनी है तो आप दे भी सकते हो, क्लास नेम वगैरह, ठीक है। मैं कॉमा करता हूँ और यहाँ पे आपको चिल्ड्रन देना है, तो चिल्ड्रन के अंदर समझो आप टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट हेलो दिस इज फ्रॉम रिएक्ट। तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, लेट H2, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि हम H2 नाम का वेरिएबल बनाए और उसके अंदर हमने इसको रख लिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html में जाएंगे और जैसे हमने ये कंटेनर बनाया वैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक div क्रिएट करूंगा विद द ID रूट, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, हमने यहाँ पे दो फाइल बनाई थी, एक है रिएक्ट डॉम और एक है रिएक्ट जेएस। और हमने देखा भी कि जो रिएक्ट जेएस वाली फाइल है उसके अंदर बस 3000 के आसपास का कुछ लाइंस ऑफ कोड है और रिएक्ट डॉम के अंदर कुछ 30,000 के आसपास का लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जितने अंदर रिएक्ट के कंपोनेंट वी कैन से ब्राउजर के अंदर रेंडर होते हैं या ये सब जो भी काम रहता है वो रिएक्ट डॉम ही करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे index.html में एक रूट बनाया, ठीक है। आप रिएक्ट वाले कोड में भी यही सेम चीज देखोगे, हम इसके बाद जस्ट वही कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी कैन से कॉन्स्ट लेता हूँ और कॉन्स्ट में यहाँ पे रूट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्ट डॉम लिखते हैं हम यहाँ पे, रिएक्ट डॉम,
ठीक है, रिएक्ट DOM, आप देखना स्पेलिंग यहाँ पे मैंने रिएक्ट लिखा है और DOM जो है डॉम पूरा कैपिटल में है, ठीक है। रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट वी कैन से आप लिखो यहाँ पे क्रिएट रूट, ठीक है, क्रिएट रूट। और इसके अंदर क्रिएट रूट के अंदर आप क्या करोगे, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं नॉर्मली, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा कुछ हम जो यहाँ पे लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आप यहाँ पे वो लिख दो और उसके अंदर यहाँ पे आप क्या करो, ये रूट को पास कर दो। ये क्या है, ये कौन सा रूट है जो आपने यहाँ पे index.html में यहाँ पे जो दिया है आईडी वो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस ये एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल करके उसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे वीकेंड से कुछ ग्रीन वगैरह या ऐसा कुछ हम यहाँ पे, ठीक है, चलो थोड़ा ग्रे कलर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं और कलर भी हम उसको वीकेंड से वाइट ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं हैश FFF ये अपना कलर रख देता हूँ, या फिर चलो उसको ब्लैक रखेंगे हम, ठीक है, तो कलर भी हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये बॉडी के अंदर तो आपको भी पता चला कि ये कंटेनर के अंदर हमने जो किया था वो अलग चीज था और इसके अंदर जो हम कर रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है। तो अब main.js में जाता हूँ, हमने ये रूट एलिमेंट को अपना जो है वो उसको एक्सेस कर लिया है और इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो रूट, उसके बाद आप यहाँ पे रूट डॉट रेंडर मेथड होती है रिएक्ट में, ठीक है। तो आप रूट डॉट रेंडर आप यहाँ पे करो रूट डॉट रेंडर और यहाँ पे आप क्या करो, h2 को आप पास कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूं और अगर हम अपने ब्राउजर पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपना एलिमेंट है, ठीक है, हेलो दिस इज फ्रॉम रिएक्ट, तो उसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रे आ चुका है और उसका जो कलर है, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या आ चुका है, वी कैन से ब्लैक आ चुका है। तो अभी यहाँ पे अपना कोई इशू नहीं। अगर आपको देखना है कि ये H2 क्या है तो मैं आप यहाँ पे बस H2 लिखो, ठीक है, और एंटर हिट करो, तो इसको भी पता नहीं है, H2 इज नॉट डिफाइंड एट, ओके, चलो उसको भी H2 क्या है वो पता नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे वी कैन से कंसोल, ओके, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर H2, अभी यहाँ पे भी इसको H2 पता नहीं है क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इंडेक्स डॉट मैन डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये रेंडर करवाने से पहले यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, किसको, कि दिस इज H2, ऐसा करके मैं रेंडर करवाता हूँ। तो आपको पता चले कि ये जो हमने जो एलिमेंट हमने क्रिएट किया है, रिएक्ट एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे H2 को क्या करता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, फिर से हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, ठीक है, और अभी आप देख सकते हो ये अपना दिस इज H2 है और यहाँ पे अगर मैं ऐसे ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक तो डॉलर डॉलर टाइप ऑफ लिखा है, यहाँ पे सिंबल लिखा है, सिंबल रिएक्ट डॉट एलिमेंट की लिखा है, प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बस एक चिल्ड्रन दिया है, देखो प्रॉप्स के अंदर हमने बस एक चिल्ड्रन दिया है, हमने एक टेक्स्ट एलिमेंट रखा है, हेलो दिस इज फ्रॉम रिएक्ट, तो हमने बस एक चिल्ड्रन के अंदर बस यही चीज रखा है। फिर यहाँ पे टाइप लिखा है कौन सा है, यहाँ पे आप प्रोटोटाइप देख सकते हो, प्रोटोटाइप के अंदर फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे गेट प्रोटोटाइप, सेट प्रोटोटाइप, देन गेटर सेटर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के गेटर सेटर्स अगर आपको पता है, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये सब पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही होता है ये H2 के अंदर। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जो भी आप प्रॉपर्टीज पास करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अगर आप कोई नया एलिमेंट पास करके इसके अंदर पास करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप कोई नया एलिमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चिल्ड्रन में पास करोगे, लास्ट में पास करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये चीज पास किया, ये चीज हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे तुम चिल्ड्रन को पास कर सकते हो, ठीक है, जितने भी, अगर ये div के अंदर, ये H2 के अंदर भी अगर आपको कोई वीकेंड से कुछ रखना होता तो आप इसी के अंदर करते। समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं H2 की जगह पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं div क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं बोल देता हूँ कि दिस आर वीकेंड से, ये अपना div है, ठीक है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि दिस इज div, और div के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें अलग अलग वीकेंड से क्या करना है, क्या बोलते हैं हम इसको, एलिमेंट्स, जो आप नए एलिमेंट्स चिल्ड्रन जो आप क्रिएट करोगे वो चिल्ड्रन पास कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज, जैसे अगर आपको यहाँ पे क्लास नेम देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको क्लास नेम क्या रखना है। तो मैं समझो यहाँ पे क्लास नेम रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये अपना होम पेज है, तो मैं यहाँ पे होम पेज करके उसको क्लास नेम देना चाहता हूँ, ठीक है। आईडी भी अगर आप देना चाहोगे तो आप यहाँ पे आप क्या करो, कॉमा करके आप आईडी ऐसे लिखो, ठीक है, और यहाँ पे आप आईडी भी दे सकते हो होम पेज करके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे वीकेंड से क्या कर सकते हो, हाँ ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे क्लास नेम वगैरह आप दे सकते हो। अब अपने पास H2 है नहीं तो उसको हम रेंडर भी नहीं करेंगे, अपने पास div है और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, div को ही रेंडर करेंगे, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये हमने जो प्रॉपर्टीज पास की है, प्रॉपर्टीज के बाद
अगर यहाँ पे हम फिर से देखें तो देखो यहाँ पे अभी ये अपना div आ चुका है। div के अंदर अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज के अंदर क्लास नेम आपको दिख रहा है होम पेज करके, आईडी भी आपको दिख रही है यहाँ पे होम पेज करके। अभी यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे अगर आप चिल्ड्रन पास करना चाहते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके कुछ भी पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझो कि हेलो में पास करता हूँ, हेलो ऐसा मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज div टैग, ऐसा मैं कुछ div एलिमेंट ऐसा मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर दिस इज अ होम एलिमेंट, ऐसा मैं कुछ दिस इज होम एलिमेंट ऐसा मैं कुछ लिखता हूँ। आप यहाँ पे जाते हैं तो ये देख सकते हो, यहाँ पे हेलो दिस इज अ होम एलिमेंट, ये अपना आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी आपके पास चिल्ड्रन भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉप्स को मैं जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के अंदर दिस इज होम एलिमेंट करके आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप कि आपको ये सब पता चल रहा है। अब हम थोड़ी देर में अपने रिएक्ट को सेटअप करेंगे, कैसे सेटअप करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको समझो कि इसी ऑब्जेक्ट, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये कॉपी ऑब्जेक्ट करता हूँ यहाँ से। हम अपने VS कोड में आने के बाद देखो यहाँ पे आपने जो भी चीज लिखा है, अभी जैसे हमने यहाँ पे ये वी कैन से रिएक्ट, ये जो क्रिएट एलिमेंट जो आपने लिखा था, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इतना जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट div इज इक्वल टू ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि टाइप यहाँ पे लिखा है, div की लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट भी अगर आप इसके अंदर पास कर दोगे तो भी वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, हेलो दिस इज वी कैन से यूजिंग द वी कैन से ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऐसा मैं यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो लिख देता हूँ। तो ये div के अंदर ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं अभी कोई एरर आती है नहीं आती। तो हम चले आते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे एक एरर आ चुकी है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड। ओके चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो टाइप है, ठीक है, टाइप की जगह पे एक चीज है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो चीज, ठीक है। कि जब भी हम, ओके चलो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ये चीज को अनकमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब भी हम यहाँ पे ये चीज को देखे, हेलो दिस इज फ्रॉम होम एलिमेंट ऐसा हमने देखा है, तो यहाँ पे एक चीज आ रही है, ये देखो डॉलर टाइप ऑफ सिंबल और उसके बाद क्रिएट डॉट एलिमेंट, ये चीज आ रही है, राइट। यहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट। तो जब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया तो वो चीज यहाँ पे कॉपी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल यूज किया है और जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है, सिंबल एक तरह का डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो है वो यूनिक एलिमेंट्स क्रिएट करता है यहाँ पे। तो जो भी आप यहाँ पे वीकेंड से एलिमेंट बना रहे हो, जैसे समझो कि आपने यहाँ पे टाइप लिखा है div, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिंबल रिएक्ट डॉट एलिमेंट, मतलब ये div को चाहे भले ही सैम नाम का div आपके पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर हो, पर ये जो div रहेगा जो भी आप बना रहे हो उसको वो यूनिकली क्रिएट करेगा, यूनिकली आईडी प्रोवाइड करेगा, ये सब करेगा। सो दैट्स व्हाई ये जो सिंबल है आपने यूज किया है आप, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो डॉलर टाइप ऑफ है इसको आप यहाँ से इतना कॉपी कर लो और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ चुका है अपना डॉलर टाइप ऑफ, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है डॉलर टाइप ऑफ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा, ओके। कॉमा करने के बाद यहाँ पे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी अपने को। और ये जो अपना चीज है उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब ये जो डॉलर टाइप ऑफ आपने लिखा है, देखो अब ये जो सारी चीजें है, प्रॉप्स, रेफ, ये एक तरह का जेसन डेटा है, इसलिए यहाँ पे जो की है वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। और बाकी जो उसकी वैल्यू है वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंबल फॉर, फिर ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको भी आपको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे सेव करें, ब्राउजर पे जाए, तो ये देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई और अपना जो भी एलिमेंट था, हेलो दिस इज यूजिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने यहीं पे वही लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक स्माइली ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक स्माइली ऐड करूँ, जैसे हम ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, तो ये वाला स्माइली ऐड कर देते हैं। अभी हम फिर से अगर ब्राउजर पे जाए तो देखो यहाँ पे अपना स्माइली भी आ चुका है, राइट। तो ऐसे जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी सीधा पास कर सकते हो यहाँ पे। यही होता है रिएक्ट एलिमेंट, और रिएक्ट एलिमेंट के अंदर बस इतनी ही चीजें होती है, ठीक है। आपको क्या लगा कि रिएक्ट मतलब बहुत ही बड़ी चीज है? नहीं गाइस, रिएक्ट बहुत ही इजी चीज है। अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से समझने जाओगे तो आपको रिएक्ट कभी हार्ड इतना लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी देखो यहाँ पे चिल्ड्रंस है, तो यहाँ पे आप ऑल चिल्ड्रन बना सकते हो। समझो कि आपने क्या किया कि ये div के अंदर, समझो कि यहाँ पे मैं एक एरे पास कर रहा हूँ या फिर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, यही चीज पास करेंगे, यही चीज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया है वही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। ये जो भी टाइप ऑफ वाला ऑब्जेक्ट हमने पास किया था ना, वही ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ओके मैं अभी यहाँ पे एक ऐसा कंट्रोल कर देता हूँ, ओके ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रंस है वहां पे आके मैं ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये चिल्ड्रन के अंदर हमने यहाँ पे
पूरा फिर से ऑब्जेक्ट को वी कैन से कॉपी कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है। हम इसको इतना सिलेक्ट करके क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर प्रीटियर आयंस लिंक्ड, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो अभी भी वो नहीं हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता कभी भी। ओके ठीक है, चलो नहीं हुआ है अभी भी। ओके कोई नहीं, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टाइप है इसको मैं समझो यहाँ पे मैं कर देता हूँ h1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये div के अंदर एक h1 टैग क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हमने ये लिखा है हेलो दिस इज यूजिंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ कि वी कैन से ये अपना कौन सा इनर एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ इनर एलिमेंट, राइट। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनर एलिमेंट h1, ऐसा मैं लिख देता हूँ कि भाई ये पता चले कि ये अपना इनर एलिमेंट है। और उसका जो होम पेज क्लास नेम है वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे क्लास नेम में रखता हूँ यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आईडी भी मैं यहाँ पे रखता हूँ मैन अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे आईडी रखते हैं, ठीक है। और अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊँ अपने वेबसाइट पे, ठीक है, तो ये देखो अब ये अपना एक h1 बन चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जाके इंस्पेक्ट में जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे div है अपना div और उसका क्लास है होम, और यहाँ पे होम पेज और आईडी भी है अपनी होम पेज। यहाँ पे हमने देखो अपना जो div टैग था ये वाला, उसको हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया है होम पेज और आईडी भी दिया है होम पेज, ठीक है। उसके बाद अगर ये एलिमेंट को आप देखोगे तो उसके अंदर हमने यहाँ पे एक h1 क्रिएट किया। h1 का जो क्लास है वो हमने रखा है हेडिंग, और उसका आईडी जो रखा है वो हमने रखा है मैन हेडिंग। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने क्या किया कि चिल्ड्रन के अंदर हमने एक ऑल चिल्ड्रन क्रिएट किया h1, ठीक है। उसका हमने क्लास नेम रखा है हेडिंग, उसका हमने आईडी रखा है मैन हेडिंग, एंड चिल्ड्रन के अंदर हमने बस ये चीज एक पास कर दी। अब इसके अंदर भी आप ऐसा कोई नया एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आप एक एरे पास कर सकते हो, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स। बहुत ही ईजी है गाइस ये, राइट। तो देखो यहाँ पे ये इनर एचटीएमएल वाला कंटेंट भी यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे h1 क्लोज हो रहा है, यहाँ पे div क्लोज हो रहा है, देख सकते हो आप। रूट के अंदर दूसरा एक div, होम पेज के अंदर h1, ठीक है। हमने भी यही किया है। यहाँ पे देखो ये अपना div है, div के अंदर h1 है, और ये दोनों को हम कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, रूट के अंदर। बहुत ही सिंपल था गाइस, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, ठीक है। आप अगर ये वे से करना चाहते हो तो ये वे से भी आप कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना कोड है ये लेट div वाला, उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो क्लास होम पेज आईडी, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे हमने ये हेलो दिस इज होम एलिमेंट किया है, तो आप क्या करो, यहाँ से इसको निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे एक एरे पास कर सकते हो, और ये एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, या फिर एरे के अंदर जो आप पहली चीज यहाँ पे पास करोगे वो क्या है, आप लिखोगे यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। फिर कौन सा एलिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, h1 क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं करूंगा ये चीज, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हम यहाँ पे h1 यूज कर रहे हैं या फिर बटन टैग यूज करते हैं। चलो बटन टैग हमने यूज नहीं किया ना, बटन टैग यूज करते हैं। बटन के बाद यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम, तो क्लास नेम में रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज सबमिट बटन, ऐसा कुछ, सबमिट अंडरस्कोर बटन btn कर देते हैं, सबमिट btn, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। या फिर क्लिक हियर ही करते हैं अपन, क्लिक हियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं, ओके। तो हमने ये एक एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके, ये एलिमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे तो एरर आती है, क्या आती है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक हियर करके एक बटन आ चुका है। हम एक चीज करेंगे यहाँ पे, ये जो अपना रूट है, हम यहाँ पे जो स्टाइलिंग प्रोवाइड की है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पैडिंग, और पैडिंग में 40 पिक्सल हर एक साइड से प्रोवाइड करूंगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये क्लिक हियर वाला बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हो। और ये जो बटन आप दिख रहे हो क्लिक हियर वाला, देखो यहाँ पे ये जो बटन दिख रहे हो, तो ये हमने होम पेज वाला जो div था उसके अंदर हमने एक बटन क्रिएट किया है। और यहाँ पे क्लास नेम आप देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट अंडरस्कोर बटन, और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो है क्लिक हियर। हमने यहाँ पे वही किया है, देखो अगर आप देख सकते हो कहाँ गया अपना main.js, ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वही किया है। अब इसके अंदर अगर आपको कोई दूसरा एलिमेंट क्रिएट करना है बटन के अंदर या फिर कुछ और भी, ठीक है, अगर बटन के अंदर करना है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर की जगह पे कोई और, यहाँ पे आप एरे पास कर दो, ठीक है। तो एक और एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर ये div के अंदर ही अगर आपको कोई दूसरा एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो ये सेम लाइन को, और ये बटन की जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बटन की जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ और क्रिएट करते हैं। बटन की जगह पे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या क्रिएट करते हैं, चलो एक तो बटन हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे वी कैन से एक h3 क्रिएट कर लेते हैं। h3 इतना तो पता नहीं चलेगा, पर फिर भी चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे ओके h3 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप फॉर्म वगैरह कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये जो एरर आ रही है वो यहाँ पे जो एरर आ रही है क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको देना है कॉमा,
ठीक है, क्योंकि एरे है ना, एरे के अंदर ये सब एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हमने h3 रखा, h3 के अंदर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, क्लास नेम रखते हैं हेडिंग अंडरस्कोर 3, ऐसा कुछ हम यहाँ पे क्लास नेम रखते हैं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है वो भी चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज हेडिंग 3, ऐसा कुछ हम लगते हैं। यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक S3 आ चुका है, दिस इज हेडिंग 3। अगर उस पर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका क्लास नेम जो है वो भी क्या आ रहा है, हेडिंग अंडरस्कोर 3, राइट, यही आ रहा है उसका क्लास नेम भी। तो दिस इज द थिंग गाइस। तो रिएक्ट में एलिमेंट क्रिएट करना, चाहे आप ये वैसे करो, चाहे आप ये जो हमने अभी दी वाला वे किया था जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो अगर ऐसे भी यूज करना है करो, ठीक है। याद रखने वाली चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। याद रखने वाली चीज बस इतनी है, आपको क्या यूज करना है, देखो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करोगे, उसके अंदर 3 चीजें पास करनी है। पहली चीज, आपका कौन सा एलिमेंट है, आपको क्या क्रिएट करना है, div टैग, स्पैन टैग, फॉर्म टैग, आपको जो भी क्रिएट करना है वो। उसके बाद यहाँ पे जो बीच में सेकंड, ये जो आप देख रहे हो सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेकंड ऑब्जेक्ट देख रहे हो, सेकंड आर्गुमेंट, ये क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हम बहुत कुछ पास कर सकते हैं, क्लास नेम पास कर सकते हैं, आईडी पास कर सकते हैं, कोई डेटा अगर हमें पास करना है तो वो हम पास कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड जो आर्गुमेंट है उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब उसके अंदर अगर आपको कुछ करना है तो वो आप यहाँ पे पास करोगे। तो आई होप कि आपको ये पता चला, ठीक है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि ऐसे आप क्या करो, ऐसे आप यहाँ पे एक फॉर्म टैग बनाओ। तो मैन आपका फॉर्म टैग रहेगा, फॉर्म टैग के अंदर अगर आपको यहाँ पे क्लास नेम, मेथड, आईडी वगैरह कुछ आपको प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड करो। और उसके बाद एज अ थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे आप क्या करो, एक एरे पास करो, और एरे के अंदर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि कौन सा टाइप करना है, इनपुट टाइप कौन सा रहेगा, टेक्स्ट या क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट में देखो, यहाँ पे आप इनपुट रख सकते हो, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर टाइप करके यहाँ पे आप टेक्स्ट, पासवर्ड जो भी है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर आपको एक सिंपल बता दूं तो मैं यहाँ पे, चलो मैं बता ही देता हूँ, बट एक चीज है, ठीक है, वो आपको करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपन फॉर्म लिख देते हैं। तो अपन फॉर्म बना रहे हैं, और यहाँ पे हम बटन नहीं, हम यहाँ पे इनपुट बनाएंगे, इनपुट, ओके, इनपुट। और क्लास नेम की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप, ठीक है, और टाइप में यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और अभी ये क्लिक हियर वाला जो भी है मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हम चिल्ड्रन कोई कुछ पास नहीं कर रहे फिलहाल, तो अभी कुछ पास नहीं कर रहे, बट आपको कॉमा करके यहाँ पे कुछ ना कुछ, चलो कॉमा करके अभी आप यहाँ पे एम्प्टी एरे भी पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट किया इनपुट, और उसका टाइप रखा टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आता है नहीं आता है। यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसका इनपुट का कोई चिल्ड्रन नहीं होता तो आप यहाँ पे इसको भी हटा दो, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये आप हटा सकते हो ऐसे। अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट इनपुट में लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, राइट, तो ये अपना आउटपुट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वी कैन से 2 इनपुट जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में समझो यहाँ पे आपको br टैग यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से आप अपने VS कोड के अंदर आओ, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्ट डॉट, यहाँ पे हम करते हैं वी कैन से क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, br टैग का हम यूज करते हैं, ठीक है। br टैग अभी खुद अपने आप कुछ लेता नहीं है, तो इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये 2 बार हमने br टैग यूज कर लिया है। अगर हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप हेलो वगैरह कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये देखो। और यहाँ पे अगर आप समझो कि अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर मैं अभी रिफ्रेश कर दूं तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे क्या लिखा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड में मैंने यहाँ पे जो लिखा है, तो की 1, और यहाँ पे हमने किया है की 1, यहाँ पे की 2, और यहाँ पे आप की 1 2 3 ऐसा कुछ आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप की पास कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पे हम पास कर देते हैं की, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उसके अंदर प्रॉपर्टी पास करनी है, और उसके अंदर हम यहाँ पे 3 पास कर देते हैं, और ये वाला जो अपना इनपुट टैग है उसको हम यहाँ पे 4 पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो एरर जो थी वो चली गई। और इसके ऊपर अगर आपको लेबल रखना है तो आप लेबल भी रख सकते हो, जैसे ये अपना एलिमेंट है, तो इसके अगर ऊपर मुझे यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम यहाँ पे करते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे वी कैन से लेबल करता हूँ, ठीक है। तो लेबल टैग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। और लेबल के अंदर हम यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम, ऐसा कुछ करके हम यहाँ पे अपना लेबल दे देंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके कॉमा कर देंगे। सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर योर नेम करके यहाँ पे लेबल आ चुका है। और उसके ऊपर आप यहाँ क्या करो, ये जो अपना रिएक्ट वाला br टैग था, ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे आप उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी जो है, ठीक है, अब इसकी आईडी हम यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, इसकी आईडी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे 3, ठीक है, इसकी आईडी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे 4, इसकी आईडी 5 कर देंगे। तो ऐसे यूनिक आईडी जो की है, मतलब सॉरी, वो आप रखो यहाँ पे,
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर योर नेम जो है वो आ चुका है, यहाँ पे आप एंटर नेम कर सकते हो। और जैसे ये अपना इनपुट टैग है, अगर उसका आपको टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ पे कॉमा करके टाइप करो, और टाइप के अंदर हम यहाँ पे उसका टाइप जो है वो कर देंगे फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश हो चुका होगा। हाँ, अगर मैं ऊपर यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो चीज है वो आपको पता चली होगी कि आप कैसे ये पर्टिकुलर चीज का रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वगैरह का यूज करके आप कैसे एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट का यूज करके आप एलिमेंट को वो कर सकते हो। दूसरी चीज कि अगर आप देखोगे जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या किया था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने यहाँ पे क्या किया था, उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ब्राउजर में चले आते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे सर्च किया था रिएक्ट जेएस सीडीएन। हमने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक्स का यूज किया था स्टार्टिंग में, जो आप ये दो लिंक्स देख रहे हो। ठीक है, ये जो दो लिंक्स देख रहे हो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने ये दो लिंक्स का यूज किया था। ठीक है, और इसी से हम अपना रिएक्ट को क्या कर रहे थे, अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे थे। बट उसके बाद हमने क्या किया कि इसी दो लिंक से हमने क्या किया कि जो जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड था वो हमने कॉपी कर लिया और दो फाइल क्रिएट की, रिएक्ट डॉट जेएस और दूसरी फाइल हमने क्रिएट की रिएक्ट डॉम डॉट जेएस। तो अपना जो जितना भी कोड है वो इसी के ये दोनों फाइल के अंदर है। तो अभी मेरे लैपटॉप में जो मेरा रिएक्ट है पूरा लोकली मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर रिएक्ट के बारे में मुझे कुछ भी पढ़ना है, उसके बाद उसके मेथड को कुछ चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैन डॉट जेएस में हमने ये मेथड का यूज किया रिएक्ट क्रिएट डॉट एलिमेंट, राइट। तो ये क्रिएट एलिमेंट को आप ये मेथड को आप कॉपी करो, ये फाइल के अंदर जाओ, यहाँ पे आप वी कैन से कंट्रोल एफ करोगे, यहाँ पे अगर मैं ये मेथड को ओके तो ये कोई 12 जगह पे यूज हुआ है। देखो एक तो यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके यहाँ पे एक तो यूज हुआ है। देखो अगर मैं सबसे हम ऊपर जाए, ओके सबसे ऊपर जाते हैं, ओके तो यहाँ पे एक बार यूज हुआ है। नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन है और आप देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट करके, वो क्या लेता है, टाइप लेता है, कॉन्फ़िग लेता है एंड चिल्ड्रन लेता है। ठीक है, जो भी टाइप देगा, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आप जो भी टाइप प्रोवाइड कर रहे हो वो टाइप से यहाँ पे वो क्या कर, देखो यहाँ पे भी लिखा है प्रॉपर्टीज इन कॉन्फ़िग एज ओन प्रॉपर्टी डॉट कॉल, और जो भी प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है यहाँ से। ठीक है, ये आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉन्फ़िग वगैरह का कोड यहाँ पे लिखा है। प्रॉपर्टीज पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, की नल है, रेफरेंस सेल्फ ये सब नल है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नेम देख सकते हो। आगे आप जाओगे अगर ये फंक्शन के अंदर तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डॉट चिल्ड्रन को वो ऐड कर रहा है। अब चिल्ड्रन के अंदर देखो यहाँ पे वो एरे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, एरे इज इक्वल टू एरे डॉट चिल्ड्रन लेंथ, ये सब यहाँ पे हमने किया। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड का यूज किया, ये हम देखेंगे अभी। प्रॉपर्टीज डॉट चिल्ड्रन तो उसके अंदर हमने चिल्ड्रन एरे पास कर दिया है। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, देखो कि अगर टाइप एंड टाइप डॉट डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज अगर ये कुछ हुआ तो आप यहाँ पे आगे जाके कुछ, तो ये पूरा आप जो कोड है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको जानना है कि रिएक्ट की कोई भी मेथड कैसे काम कर रही है तो आप ये पूरा कोड जो है वो काम आप मतलब पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अपने लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं ये वीडियो के मतलब ये कॉन्सेप्ट के, हम ये लास्ट वीडियो लास्ट उस पे आ चुके हैं कॉन्सेप्ट पे, लास्ट टॉपिक पे, कि हम अपना जो रिएक्ट का सेटअप अपने लैपटॉप में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना जो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर जो भी कुछ समझो, जो हर एक लैंग्वेज जब हम सीखते हैं या फिर कुछ भी नई चीज सीखते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है हम पहला ही करते हैं, तो हम अभी वही करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों में आपको भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और वो फोल्डर का नाम रखूंगा फॉर एग्जाम्पल 0000, और यहाँ पे मैं रखता हूँ इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन रिएक्ट, ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन रिएक्ट करके ये फोल्डर है और जितनी भी फाइल्स है मैं इसके अंदर जो है वो डाल देता हूँ। ठीक है, ओके तो अभी हम मुझे क्या करना है, देखो ये जितनी भी हमारी फाइल्स थी मैंने 00 अंडर इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट के अंदर मैंने डाल दिया है वो फोल्डर के अंदर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पीपीटी पे वापस आ जाएंगे। ओके तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपको आपका जो पहला एप्लीकेशन है अगर अब आपको रिएक्ट से क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, हम यहाँ पे वाइट का यूज करेंगे। वाइट, ठीक है, वाइट क्या है, ठीक है, तो वाइट एक तरह की समझो कि ये भी एक तरह का अपना फ्रेमवर्क वगैरह है जो आप क्या किस लिए यूज कर सकते हो। वाइट जो है वो क्या करता है कि जो भी आप जैसे अगर आपको रिएक्ट से बनाना है, आपको टाइपस्क्रिप्ट से बनाना है, रिएक्ट विथ क्या आपको यूज करना है, तो ये आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देता है। ठीक है, तो इसके भी दो अलग अलग वे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला आप यहाँ पे लिख सकते हो npm create white @latest, और उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन का नाम है वो आप एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे लिखोगे, आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद ऐसे 2 बार हाइफन देने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे कि आपको रिएक्ट टेम्पलेट रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये 3 कमांड को आपको रन करना है। तो ये अपना एक फर्स्ट अप्रोच है और दूसरा अप्रोच मैं भी आपको दिखाता हूं। तो अभी जो है ये वीडियो में हम अपना जो दूसरा अप्रोच है वो यूज करेंगे और इसके बाद का जो अपना वीकेंड से हम जो डिस्कस करने वाले हैं
कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, तो तब मैं आपको ये वाला जो पर्टिकुलर वे है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको करना क्या है, पहले आप चले आओ अपने ब्राउजर पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सर्च करो। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सर्च करोगे, Node.js और Node.js डाउनलोड। अगर समझो कि आपके पीसी में या लैपटॉप में, आपके सिस्टम में अगर Node.js डाउनलोड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से जाके आप अपना विंडोज, आपका आर्किटेक्चर वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो और यहाँ से विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करके Node.js को पहले आप इंस्टॉल कर लो। फिर यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाए तो नेक्स्ट 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 करके सब सेटअप कर लेना। जैसे ही आप सेटअप करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप अपने CMD में जा सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैं VS कोड के अंदर हूं तो यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन कर लो। अब यहाँ पे ही टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ओके चलो, और थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ओके, तो अभी आई होप कि आपको अभी ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक बार एंटर कर देता हूँ और ये सब मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नोड लिखो और यहाँ पे डैश डैश करके वर्जन लिखो, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो आपको जो नोड का जो वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पे 24.13.1 आ रहा है, दैट मीन्स कि हम लेटेस्ट Node.js का जो LTS वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे npm का भी वर्जन एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि वो भी यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं। तो npm भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि npm जो है वो भी इंस्टॉल है कि नहीं, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो उसका भी वर्जन आ चुका है। अब ये दोनों कंफर्म करने के बाद, ये दोनों चीज को कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे npm create VITE, npm create white। आप इतना लिखोगे, एंटर हिट करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूछेगा कि आपको आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। प्रोजेक्ट का नाम दो। अभी देखना बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स आएंगे, आपको लगेगा कि आप अभी ओरिजिनल डेवलपमेंट फील्ड के अंदर आ रहे हो, आपको मजा भी आएगा काम करने में। तो फर्स्ट अप्रोच जो मैं बात कर रहा था अभी पीपीटी की, जब मैं आपको बता रहा था, तो जो मैंने 2 अप्रोच बताए थे कि आप npm create white @latest, फिर उसके बाद आप क्या करो, आपके एप्लीकेशन का नाम दो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप हाइफन टेम्पलेट और रिएक्ट चूज करो। ये एक पहला वे था। और दूसरा वे ये था कि बस यहाँ पे आप npm create white लिखो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा 01_hello_react, ठीक है। तो ये अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहूंगा मैं, कि अपन हेलो प्रोग्राम कर रहे हैं पहला अपना, तो मैं एंटर करना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे बोलेंगे कि आपको फ्रेमवर्क कौन सा सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे वेनिला जेएस, नॉर्मल वेनिला जेएस, फिर यहाँ पे आपको व्यू यूज करना है, आपको रिएक्ट, आपको प्रीएक्ट, आपको लीड, सर्वलेट, सॉलिड, एम्बर, ऐसे बहुत सारी, एंगुलर, मैरेको, अदर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से आप रिएक्ट को सिलेक्ट करो और उसके बाद एंटर हिट करो। और ये जो मैं अप डाउन कर रहा था, ये किससे कर रहा था, अपना जो कीबोर्ड में अप एरो एंड डाउन एरो की जो होता है उससे मैं कर रहा था। फिर उसके बाद आप एंटर हिट करो। फिर यहाँ पे आपको वेरिएंट पूछ रहे हैं, कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टैन स्टैक, वाइक, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो अभी मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट से करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं एंटर हिट करूंगा। फिर ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, ठीक है। मतलब कि क्या करेंगे, अगर आप नो करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो ये जो 3 स्टेप थे, CD माई फर्स्ट एप्लीकेशन, तो आप मतलब चेंज डायरेक्टली आप पहले ये फोल्डर के अंदर जाओ, जो फोल्डर अभी बना है ये कमांड से, उसके बाद npm इंस्टॉल करो और npm रन डेव करो। तो ये 3 कमांड आपको मैन्युअली लिखने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे नो करते हो। तो अगर यस करते हो तो वो पर्टिकुलर कमांड को रन भी कर देगा और आपका जो प्रोजेक्ट है उसको भी रन कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और अभी आप देखना कि वो पहले npm से जितने भी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करेगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी रन कर देगा। और प्रोजेक्ट रन करने के बाद भी कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कर लो अभी। ओके, तो जैसे ये प्रोजेक्ट रन होगा आपको एक ऐसा यूआरएल आ जाएगा। आप ये यूआरएल को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और ब्राउजर में आके इसको पेस्ट कर दो। तो अपना ब्राउजर, ठीक है, यहाँ पे अपना ब्राउजर, तो इसको भी मैं अभी बंद कर देता हूँ और इसको भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं लिंक को, और जैसे हम पेस्ट करेंगे ये आप देख सकते हो, ये है विट का जो बाय डिफॉल्ट यही आता है। जब भी आप कुछ क्रिएट करोगे रिएक्ट एप्लीकेशन विट से अगर आप क्रिएट करते हो तो यही आएगा। जैसे मैं काउंट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे ये काउंट बढ़ता ही जा रहा है जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है।
और आप देख सकते हो रिएक्ट से बस यही एलिमेंट री रेंडर हो रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ और री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत पहले वी कैन से फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला जो अपना पहला प्रोजेक्ट है वो करते हैं, ठीक है। पहले आते हैं VS कोड पे। ओके, तो यहाँ पे आके ये जो 01 हेलो रिएक्ट वाला जो चीज है आप उसको ओपन करो। जैसे आप ओपन करोगे तो फर्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा नोड मॉड्यूल्स। अभी नोड मॉड्यूल्स वगैरह आप छोड़ो, सबसे पहले आप क्या करो, ये सोर्स वाला जो एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करो। अब यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है, मैं आपको नीचे नीचे से ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो ये फाइल है vite.config.js, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल वीट का कॉन्फ़िगरेशन है विद द रिएक्ट के साथ, तो वो यहाँ पे बस उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। फिर यहाँ पे readme.md फाइल लिखी है, तो ये रिएक्ट की है, ठीक है। मतलब जब भी आप गिटहब पे कोड को पुश करोगे तो ये readme फाइल आपको कुछ ऐसी दिखेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन एज अ प्रीव्यू। तो यहाँ पे ये आपको ऐसी दिखने वाली है। तो ये बस एक नॉर्मल readme फाइल है, नथिंग एल्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको पैकेज.json फाइल है। अब ये पैकेज.json के फाइल के अंदर क्या होगा, जैसे हमने नॉर्मल Node.js एप्लीकेशन देखते थे, वैसे ही यहाँ पे पैकेज का नाम है, प्राइवेट है, वर्जन अभी यहाँ पे लिखा है, टाइप लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखी है, जैसे आप npm रन dev करोगे तो वो वीट वाले को रन करेगा, बिल्ड करोगे तो ये वाला कमांड, ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो चलेगी। डिपेंडेंसीज यहाँ पे मतलब उसने रिएक्ट इंस्टॉल किया है और साथ साथ रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किया है। ये सारी सब डेव डिपेंडेंसीज है, डेवलपर डिपेंडेंसीज। ESLint हो गया, टाइप रिएक्ट हो गया, तो ये सब टाइप्स जो है वो टाइप कास्टिंग चेक करने के लिए होता है। और जितने भी ये ESLint वगैरह है तो वो सिंटैक्स हो गया, बाकी सारे जो आप रिएक्ट के अंदर जो भी आप लिख रहे हो तो वो आप अच्छे से लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, एरर आ रही है नहीं आ रही, तो वो सब हैंडल करने के लिए उसको हम देखेंगे बाद में। पैकेट.log.json फाइल जो होती है, मतलब ये बहुत ही बड़ी फाइल है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ 2532 के आसपास का पूरा कोड है इसके अंदर। मतलब कि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो इसके बनने के लिए जितनी भी जरूरी डिपेंडेंसीज, पैकेजेस, जो भी चीजें थी वो सब उसने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल किस में किया, पैकेट.json में। और पैकेट.log.json में क्या होता है, हर एक पैकेज का मेटा डेटा होता है। क्या होता है, हर एक पैकेज का मेटा डेटा, ठीक है। उसके बाद index.html, और index.html जो है अपना, ये अपना मैन फाइल रहेगा और इसी से अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है, देखो हमने जो अभी प्रीवियस सारी चीजें की, यहाँ पे भी एक div बनाया है जिसका आईडी दिया है रूट, और यहाँ पे भी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसका टाइप है मॉड्यूल, और सोर्स क्या है man.jsx। तो यहाँ पे अपना है man.jsx, तो अभी हम इसी को देखने वाले, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल जो index.html फाइल था वही है। ESLint.configurations, तो ये सेट ऑफ रूल्स है कि जब भी आप रिएक्ट का कोड लिखते हो तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद है git ignore फाइल। git ignore फाइल मतलब जब आप ये कोड को VS कोड पे पुश करोगे तो ये क्या करेगा, ये जो नोड मॉड्यूल डिस्ट, ये जो जितनी भी यहाँ पे लिखी है फाइल्स वगैरह जो लिखी है, ये सबको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ये सारे फोल्डर्स को एंड फाइल्स को गिटहब पे पुश नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, तो मेरे पास वेट कर लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद अपनी man.jsx फाइल आती है। अब man.jsx के अंदर बस यहाँ पे देखो, एक तो ये स्ट्रिक मोड है, समझो कि अभी फिलहाल हमें स्ट्रिक मोड नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये लाइन तो अभी आपने देखी लगती है, कुछ तो आपने ये लाइन कुछ सुनेला लगता है ना आपको, देखा नहीं, सुनेला लगता है आपको, राइट। तो क्रिएट रूट, ये अभी हमने यूज किया था क्रिएट रूट, राइट। और उसके अंदर भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे document.getElementById, और उसके बाद हम यहाँ पे जो रूट वाली आईडी है वो ले रहे थे, और उसके अंदर हम कुछ रेंडर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेंडर मेथड का यूज किया है, और यहाँ पे भी हम ऐप को रेंडर कर रहे हैं। और ऐप कहाँ से मिलेगा हमें, app.jsx से, मतलब ये वाली फाइल जो आप देख रहे हो app.jsx, यहाँ से। और यहाँ पे index.html भी है, और यहाँ पे आप क्रिएट रूट वगैरह, तो ये स्ट्रिक मोड का भी हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट, चलो ये हमने हटा दिया। तो man.jsx के अंदर इतना होता है बस, ठीक है। उसके बाद ये आपकी index.css होती है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये सबको मैं क्या करता हूँ, हटा ही देता हूँ। तो इसको भी आप क्या करो, मैं इसको भी हटा देता हूँ। आपको देखना है, देखो वो आपकी चीज़ है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल बस इतना ही करता हूँ कि ये करने के बाद बस मार्जिन 0, पैडिंग 0, और अपनी जो वी कैन से बॉर्डर बॉक्स होता है, ठीक है, बॉक्स साइजिंग जो होता है उसको मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। तो इतना हमने यहाँ पे कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, और बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर अभी जो हमने रखा था विच इज #111, और जो कलर है वो हम यहाँ पे रख देंगे वी कैन से #FFF, राइट, मतलब वाइट। तो ये दोनों चीज़ हमने अभी बस कर दिया index.css में, बस हमने इतना चेंज कर लिया है। और मैन के अंदर बस इतना है, ये git ignore फाइल और वो सब अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम जाएंगे app.jsx में, और app.jsx के अंदर इतना सारा कोड रहता है, देखो ये कितना बड़ा कोड है,
ठीक है, ये कितना सारा कोड है, पर ये सब कोड हमें जरूरी है ही नहीं गाइस। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो सारा कोड आपको दिख रहा है वो अभी हमने जो स्टार्टिंग में जब अपना ऐप को रन किया और जो सब आपको दिख रहा था, ठीक है, बस वो सब था। तो ये कोड आप देखना चाहो तो आप एक बार स्टडी कर सकते हो, बट अभी मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको पूरा वीकेंड से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, आर एफ सी, ओके, RAFCE, ठीक है, RAFCE। क्या लिखोगे आप, फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मैं फिर से बता देता हूँ, RAFCE, RAFCE, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये सब उसका वी कैन से, ये देखो, क्रिएट अ रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद द ES मॉड्यूल। तो ये उसका होता है एक शॉर्ट फॉर्म है। और ये शॉर्ट फॉर्म मुझे कहाँ से मिला, देखो आप क्या करो, एक्सटेंशन पे जाओ, एक्सटेंशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे रिएक्ट, बस रिएक्ट सर्च करो, तो जैसे ये फर्स्ट आ रहा है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो ES7 प्लस रिएक्ट वाला, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या होगा कि जब भी आपको ऐसे कुछ रिएक्ट वगैरह का कुछ अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने वही सिंपल चीज किया, ये अपना एक फंक्शन है ऐप नाम का, और उसके अंदर बस हम इतना रिटर्न कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं। और ये हमने कहाँ पे देखा था, स्टार्टिंग में गाइस, जब मैंने आपको मॉड्यूल सिस्टम बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल मॉड्यूल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे आप एक मॉड्यूल बनाओगे, कैसे आप उसका एक्सपोर्ट करोगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे। रिमेंबर, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप अपना वीडियो स्टार्टिंग से का जो पहला 5-10 मिनट है वो आप देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डॉट ऐप यूज कर रहे हैं, और ऐप के अंदर बस ऐप ही लिखा है। अब ऐप की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो डी की जगह पे मैं यहाँ पे यूज करूंगा H1। ठीक है, और H1 के अंदर हम मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा हेलो रिएक्ट। ठीक है, हेलो रिएक्ट में बस हेलो जेएस, हेलो वर्ड, हेलो रिएक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अपना एक स्माइली ले लेते हैं कि अपन रिएक्ट को बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पे हमने बस एक हार्ट ले लिया है। और ये जो अपना फंक्शन है, एक एरो फंक्शन है, बस उसको हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट कर लिया है। और ये एक्सपोर्ट करने के बाद कहाँ पे इंपोर्ट किया है, man.jx में। ठीक है, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट करने के बाद बस हमने यहाँ पे उसको क्या किया, रेंडर करवा दिया। अगर आपको ये सिंटेक्स नहीं आता तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, ऐसे भी रेंडर करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। हमने बस एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन को बस हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, राइट। तो ये सारी चीजें, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। यहाँ पे app.css भी होगा, तो app.css के अंदर इतनी सारी चीजें, तो वो अभी मेरे को नहीं चाहिए। और अगर आपको इसको भी देखना है तो आप इसको भी यहाँ से क्या करो, इसको भी आप हटा दो। और अपना जो H1 है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने H1 को फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे समझो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये प्लम करके जो पाम करके जो है, ठीक है, वो। और उसके अंदर हम कलर क्या प्रोवाइड करेंगे, कलर जो है, ठीक है, कलर, ओके, कलर में ये कुछ ये एंटीक वाइट ऐसा कुछ जो भी दिख रहा है, तो वो हम कर लेते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, डार्क कलर हम कर देते हैं, इस तरफ लेके आते हैं, बस ऐसा कुछ कलर हम कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो H1 अपना इतना रहेगा। थोड़ी पैडिंग वगैरह अगर आपको देनी है तो मैं यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल CSS है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी है, हमने प्रीवियस प्लेलिस्ट के अंदर देखी है, राइट। तो हमने बस इतना किया है, राइट। ओके, चलो अभी हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो देखते हैं कि कैसा है। ओके, सी गाइस, अभी यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो रिएक्ट करके अपना हार्ट आ चुका है, और यहाँ पे अपना जो H1 है वो भी बन चुका है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्पेक्ट, और यहाँ पे अपना वी कैन से ये सब जो चीज़ लग रहा है H1 H2 H3। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख रहे हो, आप यहीं पे आपको दिख रही है, राइट। ओके, सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। ओके, डन। यहाँ पे आ जाओ वापस और app.jsx में। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके, man.jsx में हमने यहाँ पे क्या किया है, index.css को इंपोर्ट किया है। तो वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, किसको इंपोर्ट किसको करोगे, डॉट स्लैश नहीं, डॉट स्लैश, और कहाँ है अपनी फाइल, जैसे यहाँ पे index.css है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे, ओके चलो जस्ट बाहर है, तो इंपोर्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे, इधर गया, ओके ठीक है। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे मैं index.css की जगह पे वी कैन से app.css कर देता हूँ, सेव करेंगे अपना ब्राउजर। ओके, अभी आप देख सकते हो अपना जो CSS वो भी अप्लाई हो चुका है, उसका कलर मिल चुका है, टेक्स्ट जो है अपना सेंटर में आ चुका है, तो CSS जो है अपना वो भी अप्लाई हो चुका है।
तो आई होप कि आपको ये पता चला, और ये जो हेलो वर्ल्ड वाला जो अपना प्रोजेक्ट था, फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो आपको आ चुका होगा। 3 फाइल बस चेंज करनी है, main.jsx के अंदर बस यहाँ पे हमने ऐप को वी कैन से यहाँ पे रेंडर किया है, और ये ऐप जो हमें कहाँ से मिला, ऐप.jsx में जाएँगे, यहाँ पे बस एक फंक्शन लिखा है एरो फंक्शन, और वो एरो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, बस एक h1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है? सिंपल सी बात है, उसको हमने यहाँ पे बस एक्सपोर्ट कर दिया है। फिर ये जो index.css है, ये आपके मेन पेज का CSS है। ऐप.css ये आपके कंपोनेंट का CSS है, ठीक है? एक्सेस के अंदर क्या होता है, एसएस के अंदर जो भी आप यहाँ पे आइकन्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? अगर आप ऑडियो वीडियो वगैरह आप कुछ यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? और ये सब किस फोल्डर के अंदर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर है। फिर अपने पास एक पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर भी आप यहाँ पे फेव आइकन्स वगैरह आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना नोड मॉड्यूल्स है, जितने भी जब भी हमने npm इंस्टॉल किया था, तो ये प्रोजेक्ट को बनने के लिए, रिएक्ट को रन होने के लिए जितने भी यहाँ पे उसको वी कैन से पैकेजेस चाहिए रहते हैं, वो सारे पैकेजेस उसने इंस्टॉल कर लिए हैं यहाँ पे लोकली, तो वो सब रहते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो इसीलिए ये जो इतना बड़ा फोल्डर होता है, इसीलिए ये फोल्डर को हम कभी भी अपने गिटहब पे पुश नहीं करते, तो इसीलिए ये फोल्डर का नाम गिट इग्नोर फाइल के अंदर था। तो आई होप कि आपको ये सारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आया होगा। हमने जो अपना हेलो वर्ल्ड वाला जो पहला प्रोजेक्ट किया, हेलो रिएक्ट वाला जो प्रोजेक्ट किया, वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, जिस वे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो वे आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी रैंडम सी कमेंट या फिर मुझे एप्रिशिएट करने के लिए कोई भी कमेंट, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं अपनी टीचिंग में कुछ और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, तो कुछ भी सजेशन या कोई भी रैंडम कमेंट आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो जो अपना जो मेरा जो ये पहला वीडियो है रिएक्ट का, जो पहला वी कैन से कॉन्सेप्ट है, अगर आपका क्लियर हो चुका है, तो कॉन्सेप्ट 1 क्लियर या फिर इंट्रोडक्शन क्लियर, ऐसे कुछ करके आप कमेंट कर दो, ठीक है? और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मेरी चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ऐसे ही वी कैन से कोर्सेज और वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस।